जैसे कि हम जानते हैं कि फोर्स जो है वो हमारे पास हर जगह, हर कंसेप्ट में, लाइफ के हर एस्पेक्ट में हमें नजर आता है और इसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी पढ़ चुके हैं। लेकिन इस फोर्स को फर्दर क्वांटिफाई कैसे किया जाए कि कहां पर आपने कितनी फोर्स लगाई, आपको कैसे पता चले? एक स्प्रिंग को खींचने के लिए आपने कितनी फोर्स एक्सर्ट कर दी, मेरी फोर्स आपकी फोर्स से ज्यादा है या आपकी फोर्स मेरी फोर्स से ज्यादा है, ये क्वांटिफाई कैसे किया जाए? इसके लिए हमें फोर्स से रिलेटेड एक फॉर्मूले की जरूरत है जो कि इस पूरे कंसेप्ट को पकड़ में लाने के लिए बहुत जरूरी है। आज की इस वीडियो के अंदर हम फोर्स के उसी फॉर्मूलेशन को देखेंगे कि जिसमें न्यूटन ने उसको 3 लॉज के अंदर बांधा और उसके सारे एस्पेक्ट्स को उन 3 लॉज से समझा दिया एंड उसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन भी दिया न्यूटन ने अपने लॉज के थ्रू। इन कंसेप्ट्स को हम पढ़ेंगे एस चंद पब्लिशिंग की बहुत फेमस 9th क्लास की फिजिक्स की बुक से, जो कि है रिटन बाय लखवीर सिंह एंड मंजीत कौर। तो हम पढ़ रहे हैं यहां पर चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हमारी पिछली वीडियो में हमने फोर्स क्या है इसके बारे में हमने सब कुछ डिस्कस किया। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि हमारे पास न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या है। अब न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन दिए जिसको हम इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कोई भी चीज मूव कर रही है किसी फोर्स के अंडर में, तो कैसे कर रही है, मतलब उसको हम समझे कैसे, अंडरस्टैंड कैसे करें। तो न्यूटन ने लॉज दिए और मैं आपको एक इन अ नटशेल इफ आई टेल यू कि एक तरीके से 3 लॉज के थ्रू न्यूटन ने एंडोर्स किया कि फोर्सेस होती क्या है। जैसे भी आप देखते हो कि किसी प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग होती है तो वो कैसे मार्केटिंग होती है? सबसे पहले बताया जाता है कि ये प्रोडक्ट है क्या, फिर उसके बाद ये फर्दर बताया जाता है, उसमें ऐड किया जाता है क्योंकि ये प्रोडक्ट आपका काम कैसे करेगा, एंड फिर थर्ड उसकी एप्लीकेशंस आपको बताई जाएंगी कि ये प्रोडक्ट देखो अगर आपकी लाइफ में आएगा तो ये चेंजेस कर देगा या इसका यहां इफेक्ट पड़ेगा। उसी तरीके से न्यूटन ने सबसे पहले डिफाइन किया फोर्स को एंडोर्स करने के लिए कि सबसे पहले बताया ओके व्हाट इज फोर्स जो है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सबसे पहले ये बता रहा है कि न्यूटन हैज गिवन द 3 लॉज डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द बॉडीज। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हम देखते हैं न्यूटन जी क्या कहते हैं, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। एक बॉडी जो है वो अगर रेस्ट में पड़ी है तो जब तक उस पर फोर्स नहीं लगी है कोई, वो रेस्ट में ही पड़ी रहेगी। अ बॉडी इन एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्योंकि हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर लाइन भी चेंज की जाए, लाइन ऑफ मोशन भी चेंज किया जाए, वो भी आपके पास क्या है, एक तरह से एक्सेलरेशन है या एक तरह से उस पर एक फोर्स लगाई गई है। नाउ तो वो हम बात कर रहे हैं कि विल कंटिन्यू इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स एंड चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो मैं अगर इसको सरल शब्दों में बताऊं कि एक ऑब्जेक्ट जो आपके पास रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, एक ऑब्जेक्ट जो आपके पास मोशन में है वो मोशन में रहेगा, अनलेस आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते इस रुके हुए ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए या इस चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, तब तक वो नहीं चलेगा। तो हमें ये बताया गया कि जी अगर ऐसा आपको करना है, रुके हुए ऑब्जेक्ट को चलाना है, चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकना है या किसी की डायरेक्शन को चेंज करना है, तो आपको एक कंसेप्ट चाहिए दैट इज फोर्स। तो सबसे पहले प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन दे दिया न्यूटन साहब ने अपने फर्स्ट लॉ के अंदर। सो लाइक दिस, तो यहां पर हमने समझ लिया ओके सो ये है आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब ये कहते हैं कि इट शुड बी नोटेड that by saying an external force we mean a force from the outside of the body। कि कोई अगर आपके पास आपने देखा कि कोई चीज मूव हो रही है तो बाहर से क्या फोर्स लगा है, ठीक है, इंटरनल फोर्स के ऊपर
और कई सारे कंसेप्ट आ जाते हैं जो अभी हमारे स्कोप से बाहर के हैं, लेकिन एक्सटर्नल बाहर से हमने क्या फोर्स लगाया है अभी हम सिर्फ उसको अकाउंट में ले रहे हैं। अब अगर हम इसको आगे देखें इस कंसेप्ट को, तो हम हर जगह देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट आपके पास यहां पर ये कार रुकी हुई है, एंड दूसरे केस में हम यह देख रहे हैं जैसे ये कार रुकी हुई है और एक पर्सन उसको पुश कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, सिर्फ एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को वो मोशन में लाने की कोशिश कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर फोर्स जो है वो इस केस में पिक्चर में आ रही है, फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है। बट यहां पर हमारे पास एक चीज अंडरस्टैंड करने के लिए है कि ये ठीक है, ये जो छोटी कार है या ये बड़ी कार है, इन दोनों को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए आपको एक फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। बट यू नो वेरी वेल कि इसमें आपको बहुत कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। कोई छोटा सा बच्चा भी इसको पुश करके छोटी सी कार को चला देगा, लेकिन बड़ी कार को चलाने के लिए आपको उस पर ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जैसे कोई भी छोटी चीज है उसके लिए कम फोर्स, कोई भी ज्यादा बड़ी चीज है उसके लिए ज्यादा फोर्स, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में आप उसे क्या कहेंगे कि द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन मास। और ये जो है, जैसे अब ये एग्जांपल है, द क्रिकेट बॉल हैज मोर इनर्शिया बिकॉज ऑफ इट्स मोर मास, इट्स क्वाइट हैवी, एंड ऑन द अदर हैंड द रबर बॉल हैज लेस इनर्शिया। तो आपने एक क्रिकेट बॉल ली जो कि एक हार्ड मटेरियल की बनी हुई है और उसी की जगह एक रबर बॉल ली, तो वो रबर बॉल काफी लाइट वेट है। अगर आप इन दोनों बॉल्स को सेम वेलोसिटी से आपकी तरफ आ रही हैं, आप पकड़ते हो, तो किस में आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी? ऑब्वियसली उस बॉल के लिए जिसका मास ज्यादा होगा। तो जिस ऑब्जेक्ट का मास आपके पास ज्यादा होगा तो वो क्या है, उसको मोशन में लाने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। जिसका मास कम होगा उसके लिए आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी। तो जैसे ये एग्जांपल है, इट इज easier to move a body of mass 1 kilogram by pushing it because of its small inertia. Inertia क्या है? Inertia जो है it depends on mass, but it is much more difficult to move a body of 20 kilogram by pushing it because of its heavy inertia. तो हमने ये बात क्लियर की कि ओके, फर्स्ट फोर्स क्या है, फिर जी फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट कब मूव करेगा तो हमने वो कंडीशंस उसके बाद देखी। नाउ हम ये देख सकते हैं कि ओके, टू ओवरकम द इनर्शिया एंड मेक अ बॉडी मूव फ्रॉम रेस्ट वी मस्ट अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स। तो वो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना एम्पलीट्यूड होगा, वो जस्ट उसके इनर्शिया पे आपका डिपेंड करेगा। अब यहां पर फोर्स की एक और खास बात है कि फोर्स जिस ऑब्जेक्ट पे लगाई जाए उसी पे वर्क करेगी। इतनी बात तो हम समझ सकते हैं, जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई जाए उसी पर वर्क करेगी। जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगाई गई उस पर वो फोर्स वर्क कैसे कर सकती? तो वो ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं रहेगा और जिस पर फोर्स लगाई गई है वो मूव करेगा अंडर द इफेक्ट ऑफ दैट फोर्स। तो वो ऑब्जेक्ट वहीं क्यों रहेगा? दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया, कि वो मूव नहीं होना चाहता, वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहना चाहता है। तो ये हमने ओवरऑल फीचर्स एक्सप्लेन किए कि फोर्स की क्या है। तो उसका एक बहुत ही फेमस और बढ़िया सा एग्जांपल हमारे पास यहां पर है कि इन केस जब यहां पर मैंने क्या किया, ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा और एक कॉइन रखा, तो यहां मैंने क्या किया है, उस कार्डबोर्ड को मैंने पुश कर दिया, उसको मैंने फ्लिक किया है। तो अब जो फोर्स है वो किस पर लगी है? वो फोर्स आपकी उस कार्डबोर्ड पे लगी है, उस कॉइन पे तो आपने फोर्स लगाई नहीं। तो अगर आप उसे किसी तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट अगर अच्छे से हिट करें कि जिससे सिर्फ फोर्स जो है वो कार्डबोर्ड पे लगे, कॉइन पे ना लगे, तो कॉइन अपनी पोजीशन से बिल्कुल नहीं हिलेगा, वो यहीं रहेगा एंड एंड में वो यहां पर ही सीधा सीधा नीचे गिर जाएगा एंड ये जो कार्डबोर्ड है ये आपका आगे की तरफ जाएगा। तो वो अपने रेस्ट पे क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया, क्योंकि वो उस पर कोई फोर्स नहीं लगी इसलिए वो मोशन नहीं पकड़ेगा। एंड ये जो है जिससे हमने फोर्स लगाई है वो
फोर्स के मैग्नीट्यूड के हिसाब से मोशन को पकड़ेगा। तो ये ओवरऑल हमारे पास कंसेप्ट है कि फोर्स कब लगती है, कब नहीं लगती, किस ऑब्जेक्ट पर लगती है, किस ऑब्जेक्ट पर नहीं लगती है। तो जिस पर फोर्स लगेगी वही ऑब्जेक्ट आपका मूव करेगा। इसी तरीके से इनर्शिया से रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट हैं जो हम देख सकते हैं कि एक पिक्चर यहां पर इस पेज पर है कि गाड़ियों में हम सीट बेल्ट लगाते हैं। अब बात यह है कि गाड़ी मूव कर रही है, उसके साथ हम भी मूव कर रहे हैं, उस पर बैठे हैं, लेकिन अगर मैंने गाड़ी को ब्रेक लगाई तो ब्रेक जो है वो गाड़ी के सिस्टम पे लगी है, उस सिस्टम से, उस चेसी से उसकी गाड़ी की बॉडी जुड़ी हुई है जो कि थोड़ा सा आगे पुश होकर रुक जाती है, लेकिन हमें ब्रेक नहीं लगाई। तो अगर हमें ब्रेक नहीं लगी है तो वी स्टिल रिमेन इन मोशन। तो गाड़ी को ब्रेक लगाने के बाद भी हम आगे की तरफ जाते हैं, हमें झटका लगता है, और उस झटके को हमें ब्रेक लगाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है इस सीट बेल्ट की। तो ये जो सीट बेल्ट है ये किस लिए होता है? ये हमें ब्रेक लगाने के लिए होता है। एंड व्हाई दिस इज सो? बिकॉज ब्रेक जो है वो हम पे नहीं लगी है, तो हम मोशन में ही रहेंगे। तो इस एग्जाम्पल के बाद हम फर्दर इसमें देखते हैं कि जो फोर्स है उसको समझने के लिए हमने लॉ ऑफ इनर्शिया समझ लिया। अब हमें फर्दर आगे बढ़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो समझना बहुत जरूरी है, दैट इज अवर मोमेंटम। तो मोमेंटम की अगर बात करें तो क्या है? अगर एक छोटा सा क्वेश्चन हम देखें कि एक आदमी है वो 150 किलो का है और वो हल्की हल्की स्पीड से चल के जॉगिंग कर रहा है, और एक है वो 50 किलो का है और वो बड़ी तेज तेज भागे जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो वो हल्का जॉगिंग तो कर रहा है लेकिन उसने कितना 150 किलो वजन अपने अंदर उठा रखा है, और दूसरा पर्सन जो है वो क्या है, वो भाग तो तेजी से रहा है लेकिन सिर्फ 50 किलो का है। तो इन सब चीजों को अकाउंट में रखने के लिए कि कौन सच में ज्यादा काम कर रहा है या कौन सच में ज्यादा फोर्स लगा रखा है, तो उसको देखने के लिए हमारे पास यहां कंसेप्ट आता है मोमेंटम का। सो व्हाट इज दिस मोमेंटम? तो मोमेंटम का जो आपके पास कंसेप्ट है ये है आपके पास मास इनटू वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर उसका मास बहुत ज्यादा है तो आपने उसको कुछ वेलोसिटी देने के लिए जो फोर्स लगाई, तो ओवरऑल आपने बहुत ज्यादा मोमेंटम गेन किया। एंड दूसरी जगह पर ऐसा हो सकता है कि अगर उसका मास कम है और सेम वेलोसिटी आपने लगाई तो ये जो है वो उसके अंदर ओवरऑल जो मोमेंटम है वो कम होगा। तो मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि सब में दो चीजें हो सकती हैं कि एक तो मास और कितना आप जीरो से एक वेलोसिटी पे पहुंच गए, वो कितना वेलोसिटी आपने अचीव की है वो। तो दोनों को इकट्ठा अकाउंट में रखने के लिए दिस कंसेप्ट मोमेंटम वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो ये जो है फोर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, जहां के हम उस डाउट में थे कि जी अब इनर्शिया को कैसे समझे, कि किसी चीज का मास ज्यादा है तो उसको चलाने के लिए ज्यादा फोर्स लग रही है, लेकिन एंड में किसी की वेलोसिटी कम है किसी की ज्यादा है, उसको हम कैसे देखेंगे? तो अब अगर मतलब दो गाड़ियां आमने सामने से आ रही हैं और एक दूसरे से टकरा गई, एक ट्रक है और एक छोटी गाड़ी है, तो बताओ आखिर में जीत किसकी होगी? लेकिन मैं आपको बता दूं कि ट्रक जो है ये ट्रक 10 की स्पीड से चल रहा था और ये गाड़ी जो है ये 100 की स्पीड से चल रही थी। अब आंसर देना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि नाउ यू डोंट नो एग्जैक्टली कि किसका पलड़ा भारी रहेगा। तो यहां पर ऐसी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इजी कंसेप्ट रहता है मोमेंटम, कि जस्ट मल्टीप्लाई मास इनटू वेलोसिटी। तो अब ट्रक और गाड़ी में से जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा उसका पलड़ा भारी रहेगा। तो अगर ये जो क्रैश होता है तो नेट क्रैश के बाद किस डायरेक्शन में वो जाएंगे? क्या वो ट्रक की डायरेक्शन में गाड़ी को ले जाएगा या गाड़ी की डायरेक्शन में ट्रक जाएगा? तो वो डिपेंड करता है आपका मोमेंटम के ऊपर कि किसके अंदर मोमेंटम आपके पास कितना है। सो इन दिस वे ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है फोर्स से कोरिलेट करने के लिए।
तो इस वीडियो में हमने देखा कि सबसे पहले न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन जो है उसको एक्सप्लेन किया। उसमें फर्स्ट लॉ हमने डिस्कस किया जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं कि थिंग्स इन रेस्ट स्टे इन रेस्ट, थिंग्स इन मोशन स्टे इन मोशन, या यूनिफॉर्म अगर एक डायरेक्शन में चल रहा है तो उसी डायरेक्शन में रहता है। तो फोर्स की सभी तरह की चीजें वो उसके अंदर फर्स्ट लॉ के अंदर डाली गई। उसके बाद हम इस कंसेप्ट पे आए कि कंसेप्ट इनर्शिया का क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस पे हमने फोर्स नहीं लगाया है उस पे फर्क नहीं पड़ता है, जिस पे हम ब्रेक लगाएंगे उसी पे फर्क पड़ेगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ की ही एक तरह से एप्लीकेशन के तौर पे आप उसे समझ सकते हैं। उसके बाद हमने समझा कि क्योंकि अब हमारे पास इनर्शिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है कि इनर्शिया कैसे आपका बैलेंस होगा, तो हम मास को किसी हैवी या किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट को या किसी स्लो मूविंग या फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, तो उसके लिए हमने क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की, मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी से हम किसी चीज का मोमेंटम से फर्दर उसे आसानी से समझ पाएंगे। तो पलड़ा उस चीज का भारी रहेगा जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा। इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए आप लखवीर सिंह एंड मंजीत कौर की बुक, जो कि फिजिक्स की बुक है 9th क्लास के लिए, पब्लिश्ड बाय एस चंद पब्लिशिंग, को फॉलो कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए गिवन है जिन एक्सरसाइजेस को आप सॉल्व करके अपने कंसेप्ट्स को और अच्छा कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कनेक्ट रहने के लिए हमसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे। All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.